आइए अब हम आगे स्टडी करेंगे लंबाई का मापन। लंबाई का मापन इंग्लिश में इसको बोलेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो इसमें देखते हैं लंबाई का मापन। लंबाई मापन की कुछ प्रत्यक्ष विधियों से आप पहले ही से परिचित हैं। उदाहरण के लिए आप जानते हैं कि 10⁻³ मीटर से 10⁻³ मीटर से 10⁻² मीटर तक की लंबाइयां मीटर पैमाने का उपयोग करके ज्ञात की जाती हैं। 10⁻⁴ मीटर की लंबाई को यथार्थता से मापने के लिए हम वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग करते हैं। तो 10⁻⁴ मीटर की लंबाई को यथार्थता मतलब सही तरीके से नापने के लिए हम वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग करते हैं। स्क्रू गेज जिसको पेंच मापी कहते हैं और गोलाई मापी जिसको स्फेरोमीटर कहते हैं का उपयोग 10⁻⁵ मीटर तक की लंबाइयों को नापने में किया जाता है। इन परिसरों यानी रेंज से बाहर की लंबाइयों को मापने के लिए हमें कुछ परोक्ष विधियों का सहारा लेना पड़ता है। तब परोक्ष विधियां क्या है? अब बड़ी दूरियों का मापन। अब बड़ी दूरियों को कैसे मापते हैं? बहुत बड़ी दूरियां जैसे किसी ग्रह अथवा तारे की पृथ्वी से दूरी प्रत्यक्ष रूप से किसी मीटर पैमाने की सहायता से ज्ञात नहीं की जा सकती। ऐसी दशाओं में महत्वपूर्ण विधि जिसे लंबन विधि कहते हैं का उपयोग किया जाता है। तो इंग्लिश में देखते हैं। तो बहुत बड़ी दूरियों को नापने में हिंदी में लिखा था लंबन विधि, जिसको अंग्रेजी में पैरालॉक्स मेथड कहते हैं। पैरालॉक्स मेथड। जब आप किसी पेंसिल को अपने सामने पकड़ते हैं और पृष्ठभूमि माना दीवार को मान ले कोई पृष्ठभूमि के किसी विशिष्ट बिंदु के सापेक्ष पेंसिल को पहले अपनी बाईं आंख ए से दाईं आंख बंद रखते हैं और बाईं आंख ए से जिसको ए माना गया है देखते हैं और फिर दाईं आंख को बी माना गया है बी से और बी से तब देखेंगे जब बाईं आंख बंद रखते हैं तो आप पाते हैं कि दीवार के उस बिंदु के सापेक्ष पेंसिल की स्थिति परिवर्तित होती प्रतीत होती है। इसे लंबन कहा जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो कहने का मतलब यह है कि दीवार में हम एक बिंदु मान लें और मान लीजिए 2 मीटर की दूरी पर खड़े होके पहले बाईं आंख बंद करें, बाईं आंख बंद करके उस बिंदु को देखें और फिर दाईं आंख बंद करके देखें। जब एक आंख से देखेंगे तो दूसरी आंख बंद रहेगी, तो हमको जो बिंदु है उसकी पोजीशन कुछ चेंज होती हुई प्रतीत होगी। तो इसे लंबन कहा जाता है।
इंग्लिश में इसे पैरालॉक्स कहते हैं। दो प्रेक्षण बिंदुओं ए एवं बी के बीच की दूरी को आधारक कहा जाता है। तो दो प्रेक्षण बिंदु जो हैं इनके बीच की दूरी को आधारक कहते हैं। इंग्लिश में इस आधारक को बेसिस कहते हैं। इस उदाहरण में दोनों आंखों के बीच की दूरी आधारक है। अब अगर हम ये उदाहरण ले रहे हैं तो दोनों आंख के बीच की दूरी जो है वो हमारी आधारक कही जाएगी। लंबन विधि द्वारा किसी दूरस्थ ग्रह यश की दूरी डी ज्ञात करने के लिए हम इसको पृथ्वी पर दो विभिन्न स्थितियों वेधशालाओं ए एवं बी से एक ही समय पर देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने दीवार में एक बिंदु बनाया और 2 मीटर की दूरी पर खड़े होकर के हमने एक आंख बंद करके पहले देखा, फिर दूसरी आंख बंद करके दोबारा फिर देखा, तो उसमें कुछ अंतर प्रतीत हुआ। तो ये जो अंतर हो रहा है इसको लंबन कहते हैं, इंग्लिश में पैरालॉक्स कहते हैं। और दो प्रेक्षण बिंदुओं एवं बीच की दूरी को आधारित या बेसिस कहते हैं। मतलब हमारी यहाँ पर आंख के बीच की दूरी बेसिस हो गई। इसी प्रकार कह रहा है कि जब हम पृथ्वी से खड़े होकर के और किसी ग्रह या नक्षत्र को देखते हैं तो ये कह रहा है कि लंबन विधि द्वारा किसी दूरस्थ ग्रह का नाम यश मान लिया है कि दूरी डी ज्ञात करने के लिए पृथ्वी से उस यश ग्रह की दूरी उसने कैपिटल डी माना है, ज्ञात करने के लिए कह रहा है हम इसको पृथ्वी पर दो विभिन्न स्थिति बनाएंगे, इस जिसको वेधशालाएं बोल रहा है। वेधशालाओं ए एवं बी से एक ही समय में देखते हैं। वेधशाला इसलिए बोल रहा है क्योंकि उस बिंदु तक वेधना है जहां तक ग्रह है, इसलिए उसको वेधशाला कह रहा है। अब देखें इंग्लिश में इसी को देखें तो कह रहा है टू मेजर द डिस्टेंस डी ऑफ ए फार अवे प्लैनेट यस। हमको दूरी मापना है, दूरी को कैपिटल डी मान रहे हैं और फार अवे प्लैनेट जो ग्रह हमारा बहुत दूर है उसको यस मान लिया है बाय द पैरालॉक्स मेथड। पैरालॉक्स मेथड से वी ऑब्जर्व इट फ्रॉम टू डिफरेंट पोजीशन, दो डिफरेंट पोजीशन मान लेंगे पृथ्वी पर। ऑब्जर्वेटरीज, जिनको ऑब्जर्वेटरीज बोलेंगे, जिसको हिंदी में वेधशाला कह रहा है। ए एंड बी ऑन द अर्थ, जिनका नाम ए और बी रखा है। जैसे यहाँ पर हमने किसी दीवार को देखने के लिए आंख को ए और बी कहा था। ए एवं बी के बीच की दूरी ए बी बराबर स्मॉल बी है। चित्र 2.2 में देखिए, तो ये चित्र देखिए 2.2 में लंबन विधि दिखा रहा है और ए और बी जो पृथ्वी में दो बिंदु माने गए हैं उनके बीच की दूरी स्मॉल बी है और जो प्लैनेट यस है उसके बीच की दूरी पृथ्वी से डी है। तो डी तो चेंज नहीं होगी, तो ये भी कैपिटल डी है, ये भी कैपिटल डी है और दोनों ए बी के बीच का जो एंगल है उसको थीटा मान लिया। तो इसको देखते हैं। इन दो स्थितियों से ग्रह की प्रेक्षण दिशाओं के बीच का कोण माप लिया जाता है। तो प्रेक्षण दिशाओं का कोण जो है उसको माप लिया जाता है। चित्र 2.2 में थीटा द्वारा दर्शाया गया यह कोण का नाम ए एस बी है। कोण ए एस बी जिस पर एंगल दिखाना होता है उसको लिखते समय बीच में रखते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये कोण ए एस बी का मतलब ये वाला कोण। कोण ए एस बी लंबन कोण या लंबनिक कोण कहलाता है, यानी पैरालॉक्स एंगल कहेंगे इसको इंग्लिश में अगर देखा जाए। ये कोण ए एस बी पैरालॉक्स एंगल हो जाएगा। इंग्लिश में इसको देख लेते हैं। पैरालॉक्स एंगल या पैरालैक्टिक एंगल बोलते हैं। अब देखते हैं
एक एक चीज को अच्छे से समझते जाइए। पूरी एनसीईआरटी समझना जरूरी है। अगर आप एनसीईआरटी नहीं समझ रहे तो इंटरमीडिएट में पास तो हो सकते हैं 11-12, लेकिन डॉक्टर बनना बड़ा मुश्किल। डॉक्टर बनना है आपको तो एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए। हम एक एक चीज अच्छे से समझा दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि ग्रह की दूरी से पृथ्वी बहुत अधिक है, क्योंकि ग्रह की पृथ्वी से दूरी बहुत अधिक है। ग्रह जो है हमारा, जिसको यस माना गया है, पृथ्वी से इसकी दूरी बहुत ज्यादा है, इसलिए कह रहा है B/D स्मॉलर देन 1। तो B/D मतलब जो बीच की दूरी है ये कम होगी और पृथ्वी से उस ग्रह की दूरी बहुत ज्यादा होगी। तो ज्यादा चूंकि नीचे रखा गया है तो भाग दिया जाएगा, तो ऊपर बहुत कम है, नीचे बहुत ज्यादा है, तो भाग होने पर दशमलव में आएगा, मतलब 1 से भी बहुत ज्यादा कम होगा। समझ लीजिए, सीधी सी बात है कि ऊपर कम है, पृथ्वी में 2 बिंदु लिए गए हैं तो इनकी दूरी कितना भी ज्यादा होगी। मान लीजिए हम 100 मीटर ले रहे हैं या 1 किलोमीटर ले रहे हैं, और ये मान लीजिए 1 करोड़ किलोमीटर हो जाए तो कितना बड़ा अंतर है। तो 1 करोड़ नीचे हो जाए और 1 किलोमीटर ऊपर हो जाए तो भाग देने पे कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, इसका मतलब 1 से बहुत कम हो जाएगा, इसलिए 2 बार लेस देन का साइन लगाया है। और इसलिए कोण थीटा भी बहुत ही छोटा है, इसलिए कोण थीटा भी बहुत छोटा होगा। जैसी बात है कि ये जब एंगल बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये जो बीच की दूरी है बहुत ज्यादा खींचते चले जाएंगे, तो जब बहुत ज्यादा दूरी हो जाएगी तो ये एंगल बहुत ही सूक्ष्म हो जाएगा, क्योंकि दूरी बढ़ाते जाएंगे खींचते खींचते, तो यहाँ पर कुछ बचेगा ही नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो दोनों लाइनें पीछे आपस में मिलती हुई प्रतीत होंगी। इसीलिए कह रहा है कि थीटा एंगल बहुत छोटा होगा। ऐसी दशा में हम AB को केंद्र यस और त्रिज्या D वाले वृत्त का केंद्र यस, और अगर इसमें यहां से खींच दिया जाए कोई त्रिज्या, जैसे यही त्रिज्या है, अगर वृत्त इसको बना दिया जाए इस यस के सापेक्ष ऐसे वृत्त, तो ये त्रिज्या हो जाएगी D। तो वही कह रहा है कि ऐसी दशा में हम AB को केंद्र यस और त्रिज्या D वाले वृत्त का लंबाई B का चाप मान सकते हैं, लंबाई B का चाप मान सकते हैं। यानी पूरी परिधि है, कोई वृत्त खींच दिया जाए उसकी छोटी सी इसको परिधि मान सकते हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि ऐसी कंडीशन में क्या होगा, चूंकि त्रिज्या AS बराबर BS, क्योंकि AS बराबर BS है, क्योंकि अगर इसको वृत्त मान लेंगे तो ये त्रिज्या हो जाएंगी, और वृत्त में कहीं भी सेंटर से केंद्र से लाइन खींची जाएगी तो बराबर होती है, तो AS बराबर BS हो जाएगा, तो AS बराबर BS लिख दिया, इसलिए AB बराबर B हो जाएगा। AB बराबर B हमको दिया है, इक्वल टू D थीटा हो जाएगा। AB बराबर B इक्वल टू D थीटा, जहां थीटा रेडियन में है, अतः D बराबर B/थीटा हो जाएगा। इसको यहाँ पर कुछ दिमाग लगाने की बात नहीं, जरूरत नहीं है, बस इतना समझिए, पुराने समय से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो अगर थीटा को इधर ले आए तो B/D हो जाएगा। तो B हमारा क्या है, अगर वृत्त खींच दें तो वृत्त का ये चाप ही तो हो गया B, और ये D हमारी पूरे वृत्त की त्रिज्या ना हो गई क्या। तो ये अगर थीटा इधर ले आए तो B/D, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या हो जाएगा कि नहीं। तो इसी को D इधर करके थीटा इधर लग दिया है, सीधी सीधी बात। अब देखिए, D के निर्धारण के पश्चात हम इसी विधि द्वारा ग्रह का आमाप अथवा कोणीय व्यास भी निर्धारित कर सकते हैं। ऐसी बात है, D का निर्धारण हो जाएगा तो ग्रह का आमाप यानी उसका कितना माप है, या कोणीय व्यास, जब त्रिज्या निकल आई तो व्यास निकाल लेंगे। यदि स्मॉल d ग्रह का व्यास, अब देखिए, अगर स्मॉल d हम ग्रह का व्यास मान लें और एल्फा इसका कोणीय आमाप मान लें, d द्वारा पृथ्वी के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण हो, तो अब देखिए यहाँ पर कह रहा है D के निर्धारण के पश्चात हम इसी विधि द्वारा
ग्रह का आमाप अथवा कोणीय व्यास भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि डी ग्रह का व्यास, स्मॉल डी ग्रह का व्यास मान ले, जैसे कोई सर्किल खींच दिया जाए, यहाँ पर सेंटर हो तो पूरा व्यास हो जाएगा। यहाँ सेंटर से परिधि तक की दूरी त्रिज्या, और एक तरफ से दूसरी तरफ सेंटर से जाने वाली लाइन जो परिधि को मिला है उसको व्यास बोलते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर हम स्मॉल डी को ग्रह का व्यास मान लें और अल्फा उसका कोणीय आमाप मान लें, डी द्वारा पृथ्वी के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण है, ये डी पृथ्वी में किसी बिंदु पर आंतरिक कोण हो तो क्या होगा, तो अल्फा बराबर व्यास डी अपान कैपिटल डी हो जाएगा। अब इसको समझिए, देखिए कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो कोण थीटा होगा ये वाला, चाप हमारा बी हो गया, त्रिज्या ए हो गई। अगर हम पूरा सर्किल खींच दें तो अब यहां पर देखिए, मान लीजिए ये पृथ्वी हमने बना दिया, तो पृथ्वी का ये व्यास कह रहा है कि ग्रह का व्यास पृथ्वी पर तो यहां पर लिखा है डी द्वारा पृथ्वी के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण। तो अब इसको इस तरह मान सकते हैं कि मान लीजिए पृथ्वी है और ये व्यास हो गया पृथ्वी का डी, इसी तरह ग्रह का भी हो जाएगा, और यहाँ पर कोई ग्रह यस है। अब यहाँ से एंगल एक इधर बन गया और एक यहाँ पर आ गया और ये अल्फा हो गया। तो जैसे पोजीशन यहाँ है वैसे ये हो गई, तो अल्फा इक्वल टू ये कैपिटल डी हो गया, ये कैपिटल डी हो गया। बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ पे हो गई, तो अल्फा इक्वल टू ये चाप बटे त्रिज्या, तो डी अपान कैपिटल डी हो जाएगा। वही चीज यहाँ लिखी है, तो ये यहाँ पर चाप जो है व्यास हो जाएगा जो हमने पृथ्वी पे माना था, उसी तरह ग्रह के लिए भी हो जाएगा। तो इस तरीके से वो कह रहा है कि हम ग्रह का कोणीय व्यास भी निर्धारित कर सकते हैं, आमाप और कोणीय व्यास। अब आगे देखते हैं, कोण अल्फा को पृथ्वी की उसी अवस्थित से मापा जा सकता है। यह ग्रह के दो व्यासतः विपरीत यानी व्यास के विपरीत सिरों पर स्थित बिंदुओं को दूरदर्शक द्वारा देखने पर प्राप्त दो दिशाओं के बीच बना कोण है। अब देखिए यहाँ पर, जैसे पृथ्वी से हम लोग देखते थे, दो बिंदु मानते थे पृथ्वी में और एंगल बनता था ऐसे उस ग्रह के लिए, उसी प्रकार कह रहा है कि कोण अल्फा को पृथ्वी की उसी अवस्थित से मापा जा सकता है, उसी अवस्थित से मापा जा सकता है कोण थीटा को। यह ग्रह के दो व्यासता विपरीत है, व्यास के विपरीत सिरों पर स्थित। जैसे मान लीजिए कोई ग्रह है, उसके व्यास का एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, ये सर्कुलर वृत्ताकार कोई ग्रह है, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु, तो ऐसे मापा जाएगा तो पृथ्वी में एंगल थीटा बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा उस तरह। तो वही कह रहा है कि यह ग्रह के दो व्यासता विपरीत यानी व्यास के विपरीत सिरों पर स्थित बिंदुओं को दूरदर्शक द्वारा देखने पर प्राप्त दो दिशाओं के बीच बना कोण होगा। जैसे हम आंख बंद करके ए और बी आंख को मानते थे, वैसे व्यास के दो किनारों को ए और बी मान लेंगे और पृथ्वी से जो एंगल बनेगा उसको अल्फा मान लेंगे। इस तरह, क्योंकि डी का मान ज्ञात है, जो कैपिटल डी हमारा पृथ्वी से ग्रह तक की दूरी है वो ज्ञात है, अतः ग्रह के व्यास डी का मान समीकरण 2.2 की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। अब अल्फा पता हो, कैपिटल डी हमको पता हो, तो स्मॉल डी निकाल ही सकते हैं। अब देखिए उदाहरण द्वारा इस बात को समझा रहा है। तो पहला उदाहरण देखिए, कह रहा है कि 1 डिग्री बी 1 मिनट 1 आर्क इक्वल टू मिनट, ये जो डैश खींच दे तो मिनट बोलते हैं और 2 डैश खींच दे उसको सेकंड बोलते हैं। तो वही कह रहा है 1 डिग्री 1 मिनट 1 सेकंड सी में कह रहा है के कोणों के मान रेडियन में परिकलित कीजिए। तो ये 1 डिग्री 1 मिनट और 1 सेकंड को हमें रेडियन में चेंज करके दिखाना है।
बता रहा है कि 360 डिग्री बराबर 2 पाई होता है और 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। ये कह रहा है इसको, ये मान के हमको निकालना है। मान के क्या मान लेते हैं, होता भी। तो यहाँ पर देखिए आंसर। अब देखिए हमें ज्ञात है 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन होता है। 360 1 पाई बराबर 180 डिग्री होता है, 2 का गुणा करेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। इसीलिए 360 डिग्री 2 पाई के बराबर। 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन हो जाएगा। 1 डिग्री बराबर पाई, और इस 2 इधर आ जाएगा, भाग देंगे तो 180 हो जाएगा। तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन हो जाएगा। अब पाई में 180 का भाग देंगे तो पाई बराबर 22 बटे 7 होता है, तो 22 बटे 7 और नीचे 180 डिग्री हो जाएगा। 180 तो भाग देंगे तो आ जाएगा 1.745 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन। इसको इस तरह लिख लेंगे। देखिए 360 डिग्री बराबर 2 पाई है, दो पाई है, तीन सौ साठ डिग्री बराबर 2 पाई। तो पाई बराबर 360 बटे 2 तो आ गया 180। पाई बराबर 180 डिग्री आ गया। तो 1 डिग्री बराबर, अब ये इधर आ जाएगा, तो पाई बटे 180 हो जाएगा रेडियन में। तो वही 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.745 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन आ जाएगा। अब देखिए, अब 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है और ये 1.745 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन के बराबर होगा, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 1.745 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन अभी हम निकाल चुके हैं। तो हमें पता है कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है और ये 1.745 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन होगा, क्योंकि अभी 1 डिग्री बराबर इतने रेडियन निकाल चुके हैं। तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 1 मिनट। अब यहाँ पर 1 डिग्री निकाल लिया, तो अब 1 मिनट बराबर कितना होगा? तो 1 मिनट जब हमें 60 मिनट बराबर 1.745 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन आ गया, तो 1 मिनट बराबर 1.745 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 60 हो जाएगा। तो ये 1 मिनट बराबर निकल आएगा। 60 मिनट बराबर इतना, तो 1 मिनट बराबर इतने बटे 60। तो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 2.908 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन, या इसी को लगभग 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड और 1 मिनट बराबर निकल के आया 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। तो 60 सेकेंड बराबर इतने रेडियन, क्योंकि यही 1 मिनट के बराबर है, तो इसकी जगह यहाँ रख दिया, क्योंकि ये भी 1 मिनट है, ये भी 1 मिनट है यहाँ के साथ साथ, और यही बराबर 60 सेकेंड है। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड बराबर ये, क्योंकि 1 मिनट बराबर हमने अभी निकाला है, तो इसके रख दिया। अब 60 सेकेंड बराबर इतना, तो 1 सेकेंड बराबर इतने बटे 60 हो जाएगा। तो सॉल्व करने पे आ जाएगा 4.847 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। यही लगभग बराबर हो जाएगा 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति अपने पास की किसी मीनार की अपने से दूरी का आकलन करना चाहता है। एक व्यक्ति अपने पास की किसी मीनार की अपने से दूरी का आकलन करना चाहता है कि वो कितनी दूर खड़ा है। वो मीनार सी के सामने किसी बिंदु ए पर खड़ा है। ये मीनार सी है, सी से
किसी बिंदु ए पर खड़ा है। मतलब ये मीनार यहाँ से इतनी दूरी पर खड़ा है, ये सी पर मीनार है और व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है। तो वही कह रहा है वह मीनार सी के सामने किसी बिंदु ए पर खड़ा है और ए सी की सीध में बहुत दूर स्थित किसी बिंदु ओ को देखता है। ए सी की सीध में, ए और सी की सीध में मतलब यहां से देखा जाए सीधा यहां तक लिया जाए तो एक बिंदु यहाँ पर दूर बिंदु ओ है, इसको देखता है यहां से खड़े होकर के। तो वही कह रहा है कि बिंदु एसी की सीध में बहुत दूर स्थित किसी बिंदु सी को देखता है। फिर वह एसी के लंबवत 100 मीटर दूर स्थित बिंदु बी पर चलता है। अब एसी की सीध में ये बी बिंदु है, यहां से 100 मीटर दूर है, यहां तक चलता है और वहां से ओ एवं सी को फिर देखता है। फिर वहां से ओ और सी को फिर से देखता है, ओ को देखता है फिर सी को देखता है, क्योंकि ओ बहुत अधिक दूरी पर है। ओ यहां से उसके पास से बहुत अधिक दूरी पर है क्योंकि ओ बहुत अधिक दूरी पर है। बीओ एवं एओ की दिशाएं व्यावहारिक रूप में एक नहीं है। बीओ और एओ, बीओ एवं एओ की दिशाएं व्यावहारिक रूप में एक नहीं है। बीओ इस दिशा में है और एओ इस दिशा, मतलब एक की दिशा ये हो जा रही है और एक की दिशा इधर चली जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि दिशा एक नहीं है। बीओ एवं एओ की दिशाएं व्यावहारिक रूप में एक ही है, एक नहीं एक ही है। एओ बीओ मतलब ए से ओ को चलेंगे तो इसी तरफ आके यहाँ मिल जाएंगे और बी से ओ को चलेंगे तो यहीं मिल जाएंगे। आगे भले अलग हो जा रहे हैं, आगे की बात नहीं कर रहा है, यहीं तक की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि बीओ एवं एओ की दिशाएं व्यावहारिक रूप में एक ही हैं, लेकिन वो पाता है कि सी की दृष्टि रेखा मूल दृष्टि रेखा के सापेक्ष थीटा 40 डिग्री पर घूम रही है। लेकिन वो ये पाता है कि सी की दृष्टि रेखा, ये सी की जो दृष्टि है देखने वाली, ये कह रहा है कि सी की दृष्टि रेखा मूल दृष्टि रेखा के सापेक्ष 40 डिग्री पर घूम गई है। मूल दृष्टि रेखा जो है मतलब जहां से हमको इसको देखना था, ये 40 डिग्री पर घूम गई है। थीटा को लंबन कहा जाता है, तो थीटा है, इसको लंबन कोण कह रहा है, कहा जाता है। तो उसकी मूल स्थिति ए से मीनार सी की दूरी का आकलन कीजिए। उसकी मूल स्थिति ए से, यहाँ पर खड़ा था पहले, तो यहाँ से कह रहा है मीनार की दूरी ज्ञात कीजिए, मीनार से कितनी दूरी पर खड़ा, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब देखिए जो जो भी दे दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो हमसे ये कह रहा है कि लंबन कोण थीटा हमको 40 डिग्री दे दिया है। ये कह रहा है कि लेकिन वो पाता है कि सी की दृष्टि रेखा मूल दृष्टि रेखा के सापेक्ष थीटा बराबर 40 डिग्री पर घूम गई। तो हम जब देख रहे थे कि कोई दीवार पे बिंदु बना दे रहे थे, दूर खड़े हो जा रहे थे, एक आंख को ए मान रहे थे, एक आंख को बी, और उस बिंदु को एक आंख बंद करके देख रहे थे, तो जो अंतर आ रहा था उसी को लंबन कोण कहते थे। तो वही यहाँ पर भी कह रहा है कि जब वो बीओ एवं एओ की दिशाएं व्यावहारिक रूप में एक ही है, लेकिन वो पाता है कि सी की दृष्टि रेखा मूल दृष्टि रेखा के सापेक्ष थीटा बराबर 40 डिग्री पर घूम रही है। थीटा को लंबन कहा जाता है, लंबन कह रहा है, इसका मतलब थीटा ये लंबन कोण है। तो यहाँ पर लंबन कोण थीटा हो गया। चित्र 2.3 में से ए बी बराबर ए सी tan थीटा, ए बी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को पहले समझने से पहले हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। थीटा जो एंगल है, मान लीजिए मैं इस थीटा की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं इस थीटा की बात करूंगा तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और इस थीटा एंगल से लगी हुई भुजा आधार हो जाएगी
और ये तीसरी भुजा कर्ण हो जाएगी। ये हमको पता होना चाहिए। फिर से बता दिया जा रहा है कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब, थीटा के साथ जुड़ी भुजा आधार, और जो तीसरी भुजा बची इसको कर्ण बोलते हैं। अब देखिए जो हमने लिखा इसको याद कर लीजिए। लाल बटे कक्का, इसको लाल बटे कक्का लिखेंगे। ये लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण होगा। कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण होगा। टैन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार होगा। तो अब देखिए हमने बताया है, इसको फिर समझो। थीटा के पास वाली भुजा आधार, तो ये हमारी भुजा आधार हो गई। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो ये भुजा हमारी लंब हो गई, और बची हुई भुजा हमारी कर्ण हो गई, हम बता चुके हैं। एक कर्ण हो गए। अब tan थीटा बराबर अगर हम लिखें, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा, लंब हमारा AB है, AB अपान आधार हमारा AC है, AC। तो ये tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा। तो AB बराबर कितना हो जाएगा, AC tan थीटा, tan थीटा हो जाएगा। तो यही AB बराबर AC tan थीटा ही तो लिखा है जो हमने यहाँ करके बताया। तो उसने डायरेक्ट AB बराबर AC tan थीटा लिख दिया। अब AB बराबर AC बराबर AB अपान tan थीटा हो जाएगा। जब AC इधर लाएंगे तो AB अपान tan थीटा हो जाएगा। AB हमको दे दिया 100 मीटर अपान tan थीटा की वैल्यू 40 डिग्री दिया है, और tan 40 का मान होगा 0.8391। तो ये आ जाएगा 119 मीटर। ये हमारा आ जाएगा 119 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे की स्टडी अब हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे।